काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। और अफगानिस्तान के इन्हीं हालातों पर ही आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्या बदल गया है तालिबान? जिस तरह से लगातार जो बातें अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं, उसी को लेकर विशेष चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या बदल गया है तालिबान? और दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जी हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, और हमारे साथ इसी चर्चा में विशाल चंद्रा जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि रिसर्च फेलो हैं एमपी IDSA से। दोनों ही हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी, आपसे शुरुआत मैं करूंगी। जिस तरह से हम प्रभु दयाल जी से हम अभी आगे जुड़ेंगे, विशाल जी हम आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से तालिबान की फिलॉसफी है अब तक जो रही है, वो कट्टर इस्लाम है। तस्वीर कुछ और बयां कर रही है तालिबान के जो वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, और जिस तरह से उनके प्रवक्ता के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों की अब वो बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा देने की बात होगी। तो दोनों ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है, जो अब तक छवि रही और जो छवि दिखाने की कोशिश है। हकीकत क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले समय में हमें देखना होगा कि उनकी कथनी और करनी में कितना तालमेल है या कितना अंतर है। तालिबान के अंदर कई अब सब ग्रुप्स हैं, कई गुट हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत अपने कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। वो बातें कह रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुनना चाहता है। लेकिन हमने जो मंजर देखा, जो दृश्य देखा है काबुल एयरपोर्ट पे पिछले 3 दिनों में, या जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, उससे एक बात साफ जाहिर है कि लोग उन पे विश्वास नहीं करते। चाहे अफगानिस्तान के लोग हों या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की हम बात करें, कोई उन पे विश्वास नहीं करने को तैयार है, क्योंकि उनकी जो छवि है वो सन 90 में जो उनकी छवि थी, उसी छवि से लोग उनको देखते हैं और पहचानते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं एक कोशिश दिख रही, जबरदस्त कोशिश तालिबान के वक्तव्यों में, कि वो एक अलग रूप में आ रहे हैं और ये 90 के तालिबान नहीं है। तालिबान के सामने बड़ी चुनौतियां एक दो जो शॉर्ट टर्म में दिखेंगी, वो है जनजीवन को सामान्य करना और वहां पे एक व्यवस्था कायम करना। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात को और ध्यान रखना है कि तालिबान बार बार इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात क्यों कह रहे हैं। और अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला से बात की, हामिद करजई से बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे खबरें आ रही हैं कि जो अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह साले, वो पंशीर में है और उन्होंने अपने आप को केयरटेकर प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया है 2004 का जो उनका संविधान था उसके प्रोविजंस को देखते हुए। और उनको कमांडर अहमद शाह मसूद
के बेटे का सपोर्ट मिल रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अशरफ गनी सरकार में रक्षा मंत्री थे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस के या उत्तरी अफगानिस्तान के जो दो बड़े नेता हैं, अट्टा मोहम्मद नूर और अब्दुल राशिद दोस्तम, वो दोनों देश के बाहर हैं। अभी भी अफगानिस्तान की एम्बेसीज हैं जो अशरफ गनी सरकार के समय में अपॉइंट हुए थे, एम्बेसडर्स और स्टाफ वहां पे, और आर्म फोर्सेस जो हैं जिन्होंने घुटने टेके। खैर उसके कई और कारण हो सकते हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, पर जो ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, वो कहीं ना कहीं आम जनता में घुल मिल के अभी भी हैं। तो तालिबान के लिए पूरे अफगानिस्तान पे नियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा, और शायद इसीलिए वो बार बार इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा कि उनकी कथनी और करनी में कितना तालमेल है या अंतर है, विरोधाभास है। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कोशिश दिख रही है कि वो 90 के तालिबान रह के नहीं चल सकते, उनको लचीला पर लाना होगा, परिवर्तन करना होगा, लेकिन उतना ही विरोध उनको अंदर से भी होगा। क्योंकि जैसे 2001 के बाद अफगानिस्तान में एक नौजवान पीढ़ी उभर कर आई है जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, जिन्होंने स्वतंत्रता देखी है, वैसे तालिबान के अंदर भी एक पीढ़ी है जो इतना समझौते शायद करने के लिए तैयार ना हो। तो आने वाले समय में जो तालिबान के लीडर हैं, अब बात हो रही है मुल्ला बरादर की जो कामधार आ गए हैं, उनके लिए शायद ये इतना आसान नहीं होगा अपने यंगर कार्डर्स को समझाना या बताना। ऐसे में स्थिरता जरा मुझे कम है। नहीं विशाल जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से जो चीजें दिख रही हैं, छोटी छोटी बात पर फायरिंग करना और जो एक्सेप्टेंस दिखाना चाह रहा है तालिबान दुनिया की नजरों में, वो चाह भी रहा है कि उसकी छवि को बदले हुए तरीके से देखा जाए। लेकिन ये सारी जो स्थिति है ये हमें काबुल में तो दिखाई दे रही है, लेकिन आसपास या दूर दराज के जो इलाके हैं अफगानिस्तान के, वहां पर तो स्थिति ये नहीं है। तो क्या काबुल में बैठ करके अभी तालिबान छवि जो बदलने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है, वो बाहर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही? बाहर तो वही लूटपाट है, वही फायरिंग है, महिलाओं के साथ वैसा ही बर्ताव है। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि तालिबान एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच है उनकी। जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, या कैपिटल की हम बात करें, या जो बड़े शहर हैं, वहां पे उनकी अप्रोच अलग होगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो जहां पे अफगानिस्तान के ज्यादातर लोग रहते हैं, वहां पे उनकी नीतियां अलग होंगी। और हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर उनमें यही समझौता हुआ हो कि हम एक नीति पूरे देश पे लागू नहीं कर सकते, एक विभिन्नता बहुत है देश में। दूसरा, 20 साल लोगों ने एक बड़े स्वतंत्र माहौल में जीवन व्यतीत किया है। तो ऐसे में कहीं हो सकता है उनमें अलग अलग सोच हो, विचारधाराएं हो। तभी मैंने आपसे कहा कि उनमें अंदर बहुत विरोधाभास है अभी भी, और ये आसान नहीं होगा उनके लिए अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको कंट्रोल करना, और खासकर जो उनकी नौजवान पीढ़ी है, क्योंकि वो अशिक्षित है, उतनी समझ नहीं है उनको। तो जिस तरह की सोच जो सीनियर लीडरशिप लाना चाह रही या प्रोजेक्ट कर रही है मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, अंतर्राष्ट्रीय पहचान या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाने के लिए, उसमें अभी भी बहुत कठिनाइयां हैं, और लीडरशिप को बहुत चैलेंजेस तालिबान के अंदर से ही आएंगे, मेरा मानना है। बिल्कुल विशाल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, दुनिया की अगर हम बात करें, तो कनाडा ने तो कह दिया है कि वो मान्यता देने को पूरी तरह से तैयार है ही नहीं। अमेरिका की तरफ से या कई और बाकी देशों की तरफ से ये बात आ रही है कि हम तालिबान सरकार का रवैया देखेंगे कि क्या होगा, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आखिर मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये किस तरह के रवैये की अब बात हो रही है? कैसा रवैया दुनिया देखना चाहती है आखिर तालिबान का? देखिए, विरोधाभास तो जो पड़ोसी मुल्क है उनकी नजरिए में भी दिखता है। चीन की बात करें या रूस की बात करें या ईरान की बात करें, तो उनकी नीतियां तालिबान को लेकर अलग हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी नीतियां अलग हैं, उनकी सोच अलग है। तो कहीं एक कंसेंसस तो दिख ही नहीं रहा है। इस समय बड़ा बिखराव है। अगर हम अपने क्षेत्र को देखें, साउथ सेंट्रल एशिया को देखें, हार्ट ऑफ एशिया जिसे हम बोलते हैं,
तो वो जो आपको बिखराव दिख रहा है वही तालिबान के फेवर में जा रहा है इस वक्त, और उनको उसी वजह से मौके भी मिल रहे हैं कि वो अपनी बात या जो मुखौटा सामने रखना चाह रहे वो रख सके लोगों के सामने। पर कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि तालिबान चूंकि अब वो कुछ जिलों या कुछ प्रोविंसेस तक ही सीमित नहीं है, अब उनका इस समय कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पे लगभग है, तो कहीं ना कहीं तालिबान के अंदर भी बहुत बड़ी बहस चल रही होगी इस वक्त कि उनकी नीतियां लॉन्ग टर्म में कैसी हों, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता है, सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाने के लिए ही नहीं, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उनको बाहर से इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे। तो एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच मेरा मानना है रहेगा, और तालिबान के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, और अफगानिस्तान जो है वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेगा आसानी से। जी विशाल जी, अब आपने जब पड़ोसी हमारे देश की बात की ही है और आपने पड़ोसी मुल्कों की बात कर ही दी है, तो पाकिस्तान की हम बात यहाँ पर करें। जिस तरह से हमने देखा, शरण देता रहा, पनाह देता रहा आतंकियों को, अपने प्लेटफॉर्म से उसने सब कुछ करने दिया। तालिबानी आतंकी वहां पर मौजूद थे और सबको पता है कि किस तरह से वहां पर अभी तक प्रोटेक्शन दिया जाता था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो मूर्ति तोड़ने की हो या फिर कि दूसरे तरीके की खुशियां, तालियां बजाने की हो, जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, किस तरीके का आप ये रूप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव के संकेत दिखाई देंगे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनमें? देखिए 2020 में, फरवरी 2020 में जब यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच समझौता हुआ, तो 2018 से निगोशिएशन शुरू हुए थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से जो अंतरराष्ट्रीय ध्यान था, इंटरनेशनल फोकस था, वो पूरी तरह से अफगानिस्तान की तरह शिफ्ट कर दिया। वायलेंस लेवल्स बढ़े, उससे तालिबान को भी फायदा हुआ, पाकिस्तान को भी फायदा हुआ। आज जब हम बहस करते हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करते। जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सन 80 के दशक में, जिसमें बहुत से देश इन्वॉल्व थे, अमेरिका भी था, चाइना भी था और सऊदी अरेबिया और भी कई देश थे उस वक्त, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है पिछले 30 सालों में, वो तो अभी भी बरकरार है जी। तो बना हुआ है। विशाल जी, आपने जितनी बातें कही बहुत गंभीर और अहम मुद्दा है। प्रभु दयाल जी से भी हम इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। अभी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभु दयाल जी भी इस विशेष चर्चा में। प्रभु जी, किस तरह से हम जो बात कर रहे हैं कि ये तालिबान का बदला हुआ चेहरा क्या वाकई में है? जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं तालिबान की तरफ से, क्या वाकई में उनके ऊपर विश्वास करने लायक स्थिति अब बन चुकी है? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे विचार में तो अभी विश्वास करना ठीक नहीं है। हमको वेट एंड वॉच की जो नीति है वो अपनानी होगी, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक किया, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया, उससे ये नहीं लगता है कि उनमें कोई असली बदलाव आया है। ये जरूर है कि वो अपने को लेजिटिमेसी पाने के लिए और दूसरे देशों से अपने को एक्सेप्ट कराने के लिए एक बदला सा चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई असली बदलाव अभी आया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी वहां पर हादसे हो रहे हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि तालिबान जो है वो बहुत सख्त तरीके से पेश आ रहा है और ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन कर रहा है। देखिए, इसमें कई मसले हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो अगर खतरे में ना होती तो इतनी तादाद में वहां से लोग भागने की कोशिश ना करते। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो तालिबान है ये एक तरह से टेररिस्ट शक्ति है और इसको पाकिस्तान का समर्थन मिला है, जिसकी वजह से ये अफगानिस्तान पे इतनी जल्दी इसने कब्जा कर लिया है। तो मेरा ये मानना है कि तालिबान में कोई असली परिवर्तन नहीं है और हमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको लेजिटिमेसी देने के लिए। दुनिया जो है वो बहुत फूक कर चलेगी तालिबान के मसले को सुलझाने के लिए, और देखना होगा कि क्या इसके पे और देश जो हैं अड़ोस पड़ोस के वो किस तरह से नीति अपनाएंगे। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ऐसा देश है कि हम उस पर किसी तरह से विश्वास नहीं कर सकते,
चीन भी बहुत चालाकी करेगा। हालांकि ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि तालिबान से चोट भी पा सकते हैं, क्योंकि जो तालिबान है वो उइगुर्स को सहायता दे सकता है, और पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी तालिबान को ये तालिबान सहायता दे सकते हैं। तो बाद में क्या होना है ये बहुत अभी से तय नहीं किया जा सकता जी। लेकिन तालिबान पे अभी इतनी जल्दी एतबार करना हो, ये सोच लेना कि ये इनका चेहरा बदल गया है या इनमें कोई असली बदलाव आ गया है, इस पे ऐसा कहना भी उचित। प्रभु जी, वही बात जो आप कह रहे हैं वही बात सीधे तौर पर सामने आ रही है। जिस तरह से तालिबान के सुर बदले हुए लग रहे हैं, विश्वास तो जाहिर तौर पर नहीं हो रहा है, लेकिन वो अब बात कर रहा है कि सरकार जो भी बनेगी वो सहमति वाली होगी। पत्ते हालांकि उसने नहीं खोले हैं कि किस तरह की सरकार में भागीदारी किन लोगों की होगी, कौन लोग आखिर होंगे जो सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन सुर बहुत ज्यादा बदले हुए हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हम आपके शो पे थे और यही बात हो रही थी कि भाई कहनी और करनी में तो जरा फर्क होता है। इस वक्त तालिबान जो है वो अपने को वहां पर और मजबूत स्थिति में देखना चाहता है। तालिबान ये चाहता है कि उसका हुकूमत पे जो जोर है और तेज हो जाए और उसकी पकड़ अच्छी हो जाए, और दुनिया के जो अन्य देश हैं वो ये मान ले कि तालिबान जो है वहां की लेजिटिमेट सरकार है। हालांकि ऐसा नहीं होना है। सब देश जो हैं वो तालिबान को बहुत अभी शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि तालिबान 1.0 जो थी उसके जो उनकी कार्रवाई थी, उसका जिस तरह से करना धरना था उससे लोग वाकिफ है। तो तालिबान 2.0 जो अब सरकार वहां उनकी बन रही है, उसको भी कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम से लोग स्वीकार कर लेंगे कि ये जो है उसका बदलाव है और तालिबान जो है बदली हुई एक तालिबान है, ऐसा नहीं है। तालिबान असली जो चेहरा है वो किस तरह का है ये वक्त के कुछ बदलने पे ही पाया बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि वक्त ही बता पाएगा कि आखिर असली चेहरा क्या है, क्योंकि अभी तो लगता है बहुत पानी बहेगा सरकार बनने तक। और जिस तरह से दुनिया की तरफ से जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, सभी देश वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो जाहिर तौर पर तालिबान भी ये सब चीजें देख रहा है कि उसको किस तरह से स्वीकार्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसी के तहत लगातार अलग अलग तरीके के दावे और वादे वो कर रहा है। आप दोनों ही खास मेहमान